ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हाँ, कितने तैयार हैं हम? आर्यन अभियान में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ से हम तैयार हैं, कैसी तैयारी है, और उन सारी तैयारियों की पोल सिर्फ कटाव खोल रहा है। जी हाँ, ब्रेक से पहले हमने समस्तीपुर की तस्वीर आपको दिखाई थी, अब दिखाते हैं गोपालगंज की तस्वीर। नदी का कटाव बाढ़ से ज्यादा खतरनाक है। कटाव से खेत तो नदी में विलीन होते ही हैं, पक्के मकान का भी नामो निशान मिट जाता है। गोपालगंज के मेहदिया में गंडक नदी के कटाव के डर से लोग अब पक्के मकान को तोड़कर ईंट समेत किसी सुरक्षित जगह पर जाने लगे हैं। गांव के लोग पाई पाई जोड़कर किसी तरह पक्का मकान बनाते हैं, लेकिन सरकार की नाकामी से वे फिर बेघर हो रहे हैं। देखिए। पक्का मकान, सीमेंट की ढलाई से बनी छत, लेकिन इस छत पर चल रहा है दनादन हथौड़ा। ये हथौड़ा छत पर चल रहा है और मकान मालिक की छाती पर भी। फिर भी कलेजे पर पत्थर रखकर तोड़ रहे हैं मकान को। भला मेहनत मशक्कत से बनाए मकान को कोई तोड़ता है? लेकिन क्या करें, मकान नहीं तोड़ेंगे तो गंडक की तेज धार लील जाएगी इसको। कम से कम ईंट तो बचा ले, फिर कोशिश करेंगे कहीं और मकान बनाने की। मेरा खून पसीना मरना जीना ये तस्वीर है गोपालगंज के सदर प्रखंड के मेहदिया गांव की। गंडक नदी का कटाव अब गांव के नजदीक पहुंच गया है। वक्त रहते लोग घर बार तोड़कर जा रहे हैं किसी ऊंचे स्थान पर। कोई ट्रैक्टर से तो कोई बैलगाड़ी से ढो रहा है सामान। हम चले छोड़ के घर नहीं अपना दिल नहीं अपनी जान। सरकार ने लोगों का तोड़ दिया भरोसा तो लोग करने लगे पलायन। मेहंदिया गांव में 5 महीने में कटाव रोकने का काम पूरा कर लिया जाना था। सरकार का ये बोर्ड इस बात का गवाह है, लेकिन 6 महीना बीत गया पर वायदा पूरा नहीं हुआ। टूट रहा बा, कटाव होता है, नदी आ गई लोग तो कटाव होता तो टूट रहा बा घर। हमनी के घर के जरी दरिया गईल, सारी सामान हमनी के ढो गईल। अब हमनी के मदद दिए, कोई मदद देवे यहाँ नहीं खे सरकार। हमनी के पानी में जा रहा बा बाल बच्चा सारी, घर जा रहा बा रास्ता पता कुछ हमनी के नहीं खे। हमनी खाऊ में आफत पानी सही है, बाल बच्चा हमनी के जी कैसे? सरकार इतो के मदद देवे के चाही, जे आदमी केगा जियत दियर के। सरकारी खजाने से पैसा मिला, लेकिन 5 महीने में भी मेहदिया गांव को कटाव से बचाने का काम पूरा नहीं हुआ। क्या ये सरकार की विफलता नहीं? गांव के मेहनतकश लोग पाई पाई जोड़कर बनाते हैं पक्का मकान। गांव में पक्का मकान होना बड़े नसीब की बात होती है, लेकिन सरकार के अफसर लोगों को बदनसीब बनाने पर तुले हैं। अगर मेहदिया को कटाव से बचा लिया जाता तो लोगों को अपना घर बार नहीं तोड़ना पड़ता, लेकिन सरकार के अफसर इस दर्द को समझे तब ना। ताता सुन ले, मौला सुन ले, राहों से मेरी कांटे चुन ले, दर पे खड़े हैं सर को झुकाए, इतनी सी अर्ज हमारी। आर्या न्यूज के लिए गोपालगंज से सुशील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये तस्वीर, गोपालगंज की तस्वीर। रंजीव जी, हम आपके पास आएंगे, आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मनेर से नदीम जुड़ गए हैं। स्वागत है नदीम साहब, क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? जी सर, हम तो पहले ये कहना बधाई देना चाहता हूँ कि बार बार हमको मौका मिल रहा है अपनी बात रखने के लिए। जी नीतीश कुमार जो है वो संवैधानिक पद पर हैं, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं जी।
इस तरह के राज्य चला रहे हैं जैसे अपना घर चला रहे हो, 20 गो विभाग अपने मान ले कि मंत्रालय जी में रखे हैं जी। तो वो ये माने कोई जो समस्या है, बाढ़ की समस्या हो या प्रशासन की समस्या हो जी। तो कोई की समस्या पर ध्यान वो तब दे नहीं पाएंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो गोपालगंज की ये तस्वीर रंजीव जी, और इस तस्वीर को देखने के बाद शायद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से कैसा वो दर्द सामने निकल कर आ रहा है। और आपसे फिर मेरा वही सवाल होगा, बाढ़ तो ठीक है, जब बाढ़ आएगी किस तरीके से लोगों को बचना है, सरकार क्या करेगी, वो सब कुछ उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस कटाव से, ऐसा कटाव जो आता है घर को भी लील लेता है, उन्हें तोड़ना पड़ रहा है अपना घर, पहला सवाल मेरा आपसे, क्या इसमें वो खुद भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि वो इतने करीब जा पहुंचे हैं, जो हम तस्वीर में देख भी रहे हैं, गंगा के या फिर नदी के, गंडक है वहां पर, गंडक के बिल्कुल करीब में उनका मकान है। तो क्या उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है? और दूसरी चीज, क्या सरकार इससे कैसे बचा सकती है इन लोगों को कटाव से? थोड़ी जिम्मेदारी देखिए, बिहार के दियारा के इलाके में, नदी के इलाके में एक मैंने घर लोग बनाते थे और उनको ये अंदाज होता था कि कहाँ तक बाढ़ आएगी, बड़ी बाढ़ आएगी तो कहाँ तक पानी आएगा, छोटी बाढ़ आएगी तो कहाँ तक पानी आएगा। ये जो बाढ़ नदी सहजीवन था उसमें लोग को पता था पहले, तो लोग उसी हिसाब से मकान बनाते थे। बिहार में जो ये खर और फूस के या बांस के घर देखते हैं, ये कोई सिर्फ गरीबी में नहीं बनाते जी। ये वो वहाँ की परिस्थिति है कि वो जब नदी के ज़्यादा नज़दीक बनाएंगे तो ये बांस फूस का ही बनाएंगे ताकि उसको शिफ्ट कर सके। हम तो ये पक्का मकान देख रहे थे और जो वो तोड़ रहे हैं। अब ये है कि पक्का मकान, अब ये लोग भूल गए। अब क्या क्या हमने कहा बाढ़ थी, तटबंध बना दिया जी, और हमने कहा कि हम जो है सो बाढ़ एकदम मुक्त हो गया। तो एक तटबंध पूरी तरह से, कहीं बिहार में आज़ादी के बाद से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तटबंध टूटने से बाढ़ आई है। तो तटबंध कहीं भी बाढ़ रोकने का उपाय नहीं है। ये तकनीकी तौर पर माना गया था। 1937 में यहाँ सिन्हा लाइब्रेरी में एक सेमिनार हुआ था जिसमें देश, उस समय के राज्य के तमाम बड़े राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर शामिल हुए थे। वहाँ ये कहा गया था कि तटबंध बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं है, इसलिए तटबंधों से नदियों को न घेरा जाए। और उत्तर बिहार का बाढ़ जो है सो नदियाँ जमीन यहाँ की खेती को संपन्न करती हैं, तो उसके लिए कुछ और उपाय ढूंढे जाए, समय लगाया जाए, लेकिन ये इसको समाधान नहीं माना जाए। लेकिन समाधान मान लिया गया और हम लोग को क्या करते हैं कि सुरक्षित बता देते हैं, लोग सुरक्षा में जीने लगते हैं। तो क्या करते हैं कि जब पैसा आया, हर आदमी अच्छे से रहना चाहता है, तो अब उस आदमी की जितनी सोच समझ थी, जो आदमी आज घर तोड़ रहा है, अपना पक्का मकान बना रहा है, बना के, वो इसी सोच समझ के तहत कि अब तटबंध है और हम पक्का मकान बना लेते हैं, लेकिन नदी इतनी पास आ जाएगी। इसका उपाय क्या है? अब क्या उपाय है? ठीक है, उससे गलती हुई या उन लोगों से गलती हुई जो नदी के किनारे चले गए और उन्होंने कच्चा तो छोड़ दीजिए, पक्का मकान उन्होंने बना लिया, तो इसकी उपाय क्या है? क्या अभी भी इसको रोका जा सकता है, इस कटाव को? देखिए, इस तरह कटाव तो नहीं रुक सकते। कटाव तो होगा ही, नदी कटाव को रोकने का कोई, कटाव तटबंध धारा बदलेगी, कटाव नहीं रुकेगा, ये माना गया है। सेकेंड फ्लड कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि गाँव को, जो दियारा के गांव हैं, उनको ऊंचा करके बसाया जाए। कई समाधान दिए थे। तो ये रूरल डेवलपमेंट का जो काम है वो अपने देश में कितना ज़मीन पर आता है, ये आप रोज़ जनता को बताते हैं कि कितना पैसा पहुंचता है। तो न गांव ऊंचे किए गए, न फ्लड जोनिंग करना है कि इस इलाके में बाढ़, गंभीर बाढ़ आएगी इस नदी के इस इलाके में। बागमती तो क्या पूरे मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक तो नहीं बहती है, वो अपने इलाके में बहती है। उस इलाके में अगर आप कहते हैं पक्का मकान बनाएंगे तो वो कटेगा ही। चलिए, तो ये भी एक जिम्मेदारी जरूर सरकार की थी और उन लोगों की थी कि वो देखे थोड़ा, कि अनाउंस करना चाहिए, ये फ्लड प्लेन जोनिंग में ये बाढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पक्के मकान। यानी रंजीव जी, एक प्लानिंग की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्लानिंग और रोड मैप की कमी पूरे तरीके से। फिलहाल एक दर्शक अखलाक हमारे साथ मधुबनी से जुड़ गए हैं। स्वागत है अखलाक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तटबंध का जो रक्षा करने के लिए सरकार जो सब कुछ लागू करती है या एक इंजीनियर को बहाल करती है, तो उसमें सबसे बड़ा चीज है कि चूहा का जो वो बिल होता है और उसमें पानी जाने के बाद जो बांध टूटता है जिससे लाखों लोगों की जान जाती है। पहला इस पर कि सिर्फ सरकार घोषणा कर देती है कि इस तटबंध का जो है ये रक्षा करेंगे, लेकिन वो इंजीनियर हो या जो भी हो वो रक्षा नहीं करते हैं। चूहे का उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है बांध टूटने में। दूसरा कारण ये है
कि जब 17 सितंबर को बाढ़ आया था सुपौल में, जब कोसी बैरेज टूटा था जी, तो उसके बाद मैं 23 सितंबर को वहां पहुंचा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर जो इंजीनियर था उस समय, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का गांव परतापुर मुख्यमंत्री का, जो इंजीनियर उस समय लिखा था, अगर उस समय सरकार जो अगर ध्यान दिए होती तो लाखों लोगों की जान बच सकती थी सुपौल में, या अगर मधुबनी में भी जो बाढ़ का ये खतरा बना रहता है जी, उसका यही एक कारण है कि सिर्फ सरकार घोषणा करती है, आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है या आत्मा है, जो भी है, ये उसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन चूहे का जो मेन कारण है, चूहा जो उसमें बिल बनाता है रहने के लिए और उसके जरिए जो पानी जाती है बांध के अंदर, उससे सबसे ज्यादा खतरा है जो कटाव होता है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल अखलाक साहब, इस पर हम जरूर चर्चा भी करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बातें रखी। एक और दर्शक मोकामा से चंदन इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है चंदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी चंदन जी, हम आपसे भी कहेंगे और दूसरे दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे एक बार फिर कि कृपया करके टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दिया करें और अपनी बात सीधी रखा करें। चंदन जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी, मैं कह रहा हूँ सरकार के साथ पब्लिक को भी आवाज की देना चाहिए जी। आवाज ऐसा नहीं होगी, आबादी बहुत हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, आपकी आवाज साफ तौर पर हमारे सामने नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कमलेश जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही है और एक दर्शक अखलाक साहब ने भी बड़ी एक अच्छी राय रखी कि कारण क्या होता है, चूहे भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और वो तटबंध में या बांध में जाकर छेद कर देते हैं, वहां से पानी जाता है, ये एक समस्या है। लेकिन रंजीव जी ने जो बातें कही उस बात को मैं भी मानता हूँ, जाहिर चीज है आप भी इस बात को मानेंगे कि हम जिम्मेदार हैं, जरूर हम जिम्मेदार हैं कि हम इतने करीब चले गए और करीब जाकर हमने अपना घर बना दिया। लेकिन जब हम घर बना रहे थे उस वक्त प्रशासन कहाँ थी? उन गरीबों के बारे में क्या प्रशासन ने, क्या सरकार ने सोचा था कि आखिर वो कहाँ जाए? वो वही मजबूर लोग गए होंगे जिनके पास आशियाना नहीं था, जिनके पास घर नहीं था, वो वहां पर गए। और जब उन्होंने वहां पर वो गए, हम तस्वीर में देख रहे हैं कि वो पक्का मकान है। जब पक्का मकान बन रहा था तो डीएम या सीओ कहाँ थे? उन्हें देखना चाहिए था। जैसा रंजीव जी ने भी कहा कि कोई प्लानिंग नहीं, और साथ ही साथ कौन कहां तक जाएगा, कहां तक घर बन सकता है, कहां तक नहीं बन सकता है, कौन सा क्षेत्र डेंजरस है, कहां पर आप जाएं नहीं जाएं, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। ठीक है, हम जिम्मेदार हैं कि हमने वो घर बनाया, लेकिन साथ ही साथ सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, बांध टूटने के लिए जो ये प्राकृतिक चूहा है जी, ये प्राकृतिक चूहा का बिल कम जिम्मेवार है जी, बल्कि ये जो सरकारी चूहे हैं और जो सरकारी बिल है यह उसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि सरकारी जो चूहा और सरकारी बिल है वही बिल निकालता है जी बैंक से, इसलिए उसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार है। दूसरी बात कि शायद अगर तटबंध न होते तो बाढ़ की इतनी भीषण समस्या नहीं आती। ये तो रंजीव जी ने बताया। नदियाँ अपने फुल कोर्स में अगर बहती, फैल करके बहती, तो ज़्यादा उनके लिए मैंने मुश्किलों पैदा नहीं करते नहीं हैं। दूसरे की मैंने एक बात मैं देखता हूँ कि जैसे अपने बांध बनाया तो बांध बनाया आपने, नदी के पानी को रोका जी, लेकिन जब बारिश होती है तो अपने ही बाढ़ के पानी से ही इलाके भर जाते हैं। लेकिन कमलेश जी, ये बाढ़ से पहले ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, कटाव से लोग परेशान होकर अपना घर तोड़ रहे हैं, उसी की बात मैं कह रहा हूँ। तीसरी बात कि ये जो कटाव हो रहा है, कटाव में लोग अपना घर तोड़ रहे हैं। एक तो उनके पास जमीन नहीं है, तो सरकार उनको उचित जगह पर जमीन मुहैया कराए जहाँ से वो जाकर खेती कर सकें। हम टाल वाले इलाके में और दियारा के इलाके में देखते हैं कि 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी तक जा करके लोग खेती करते हैं, तो उनको एक उचित जगह दिया जाए जहां वो रह करके अपनी खेती बाड़ी को कर सकें, अपना जीविकोपार्जन कर सकें। गोपालगंज के आपने जो सीन दिखाया वह एक बात को फिर एक बार साबित किया कि गोपालगंज, चंपारण, सिवान का जो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा मनी ऑर्डर इकोनॉमी है और यहाँ पर भारी पैमाने पर नौजवानों का पलायन खाड़ी देशों से लेकर के और दूसरे प्रदेशों में हमारे यहाँ है। 52 लाख बिहार के लोग बाहर में रहते हैं, वहाँ चीखने, चिल्लाने, अपनी बात रखने वाली, मेहनत करने वाली महिलाएं और बच्चे नज़र आ रहे हैं। यह सरकार को कम से कम इसके लिए बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह सीन उनके पूरे विकास के पोल को खोल करके रख देता। नहीं, जैसे रंजीव जी ने जो बातें कही, हम उसमें आपका थोड़ा सा एक प्रतिक्रिया चाहेंगे कि ठीक है, हम जिम्मेदार हैं,
हम वहां तक पहुंच गए, हमें नहीं पहुंचना चाहिए था। पक्का मकान तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मजबूर थे हमने ऐसा किया। हमारी पास पर मजबूरी थी, जैसा आपने कहा कि भाई आशियाना नहीं, जमीन नहीं, वो कहां जाएंगे, ये सरकार को सोचना चाहिए था। तो जब वो घर बन रहा था, या अभी भी बनते हैं, एक तस्वीर नहीं है ये अब अगर आप पटना में भी जाएंगे तो पटना के एक बानगी है, और पटना में आप जाएंगे तो राजधानी में भी आप गंगा किनारे जाएंगे तो बड़े बड़े आशियाने और बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए। तो क्या ये जिम्मेदारी डीएम की, सीओ की, सरकार की नहीं है कि एक फिक्स बनाया जाए कि भाई ये क्षेत्र, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना, आपको यहीं तक रहना है? ये कौन देखता है? यह पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार और सरकार के तंत्र की है जी। तो सरकार के तंत्र अपने जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है। जैसे अब जब बाढ़ आएगी तो माने यहाँ का जो बाढ़ का जो विभाग है वो कहेगा, मौसम विभाग कहेगा कि हमने पहले ही प्रशासन को सूचित कर दिया था, अब प्रशासन कहेगा हमने जनता को सूचित कर दिया था। कुल मिलाकर के पूरी जिम्मेवारी आप जनता पर लाद देते हैं। तो यह तो आप अपने भले ही मुक्त हो जाएं, लेकिन समस्या मुक्त तो जनता हो नहीं पाती है। तो यहाँ के जो प्रशासन है वो प्रशासन बिहार के जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। हम उनको रोक नहीं लगाते हैं कि आप वहाँ मकान न बनाएं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि उनको रहने के लिए हम समुचित जगह का प्रबंध नहीं कर पाते, इसलिए आप आंख मूंद लेते हैं। लेकिन आंख मूंद लेने से भूत भागता नहीं है, बल्कि भूत और गरज लेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रणजीत जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले सुपौल से हमारे साथ एक दर्शक अमित जुड़ गए हैं। स्वागत अमित जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, मैं आपके आर्यन अभियान में कि आपका जो सर हेडिंग है कितने तैयार है हम जी, तो सर ये हम कहना चाहेंगे कि अगर इसलिए तैयार नहीं है हम क्योंकि सर तैयार रहेंगे तो लूट कम होगी जी, और तैयार होंगे तो लूट अधिक होगी जी जी। तो सर लूट में अधिक करने के लिए ये सर सरकार का ड्रामा है जी जी। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने बहुत चंद अल्फाजों में बहुत बड़ी बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो रंजीत जी, इनकी बात तो बिल्कुल उस बात को मानते हैं, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे, और खासतौर से उस चीज के लिए जो लोग नजदीक में जाकर घर बसा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ एक अब विभाग है, देश में भी है, अथॉरिटी है जो सरकार से उसको ऑटोनोमस बनाया हुआ, उसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जी। स्टेट्स में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, उसका एक क्या कहते हैं सीनियर ऑफिसर, उसका वाइस प्रेसिडेंट होता है और उसका प्रेसिडेंट सीएम होते हैं। और ये सब काम देखना, फ्लड जोनिंग करना डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है। इवन कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इतना पावर दिया जा रहा है कि मैंने सिर्फ बाढ़ ही नहीं, बाढ़, भूकंप और पर्यावरण के और दूसरे कारणों से जो ये डिजास्टर होगा उसकी संभावना किस कंस्ट्रक्शन पर, किस संरचना में से होगा, इसकी भी जांच करना, उसको डिजास्टर क्लियरेंस लेना पड़ेगा। जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, वैसे ही डिजास्टर क्लियरेंस लेना है। तो इसका काम डिजास्टर मैनेज, इसके लिए सीधे सीएम जिम्मेवार हैं, सीएम, क्योंकि वो उसके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं। आज उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है उसके लिए सीधे विजय बहुगुणा जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो उतना बड़ा, हिमालय में क्लाउड बर्स्ट आम बात है और अब क्लाइमेट चेंज के ज़माने में तो होना ही होना है। और आप सोचिए कि जिस राज्य में इतना विकास का काम हो रहा है, मैंने सैकड़ों हाइडल स्टेशन बनाए जा रहे हैं, वो हिमालय जैसे नए पहाड़ में सुरंग खोदे जा रहे हैं, और उसमें आप वहाँ एक क्या कहते हैं क्लाउड बर्स्ट प्रेडिक्शन का एक मशीन नहीं लगाते हैं जो सिर्फ 15 करोड़ में आता है, सिर्फ 15 करोड़ में आता है। और उस देश में देखिए सरकार इतनी असम, ये लोकतंत्र पर दोष नहीं दिया, ये लोकतंत्र चलाने वाले लोग इतने लूट में ये ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं कि अब वो साहब वहाँ जो क्या कहते हैं कि उत्तराखंड में जो हालत हुई है, वहाँ एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है, सीएजी ने कहा। आप बड़े दिन से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं रंजीत जी, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, डिजास्टर मैनेजमेंट बिहार का कैसा है, इन चीज़ों के लिए किस तरीके से तैयार रहता है, क्या है? बहुत बुरी हालत है, उत्तराखंड से ज़्यादा बुरी हालत है। और हम ये उत्तर बिहार तो पूरा का पूरा हिमालय का तरह ही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब ये बाढ़ तो बहुत सामान्य बारिश की बाढ़ देख रहे हैं, अब बाढ़ उत्तर बिहार झेलेगा, बड़ी बाढ़, वो यही क्लाउड बर्स्ट की बाढ़ होगी। उसमें 1.5 लाख क्यूसेक में 30 लाख लोग डूबे थे कोसी जैसी नदी में। और सोच लीजिए कि कोसी का कैचमेंट आधा नेपाल है, आधा हिमालय है, उसमें 2 ग्लेशियर हैं, 2 ग्लेशियर बड़े बड़े हैं, उसके सैकड़ों ग्लेशियर लेक्स हैं। अगर उसमें क्लाउड बर्स्ट होता है तो ये पूरा का पूरा कोसी के जो 11 ज़िले हैं ये गंगा घाटी में रहेंगे, क्योंकि हमने आज तक फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम भी डेवलप नहीं किया है।
इसके लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर हम 5 साल से उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। चलिए, मैं हर मीटिंग में जाके बोलता हूं तो जो अधिकारी हैं वो थोड़ा नाराज होते हैं, लेकिन मैं चूंकि जनता के बीच काम करता हूं, ये बातें हमारे जो दर्शक सुन रहे होंगे तो निश्चित तौर पर वो काफी डर भी रहे होंगे। लेकिन हम बता दें आपको कि हमारा मकसद कतई नहीं है डराना, सिर्फ किस तरीके की तैयारी है सचेत रखना हमारा मकसद है, जो रंजीव जी बता भी रहे हैं। वक्त की अब कमी है हमारे पास कमलेश जी और रंजीव जी, तो कमलेश जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि रंजीव जी ने जो बातें कही हैं निश्चित तौर पर एक सचेत करने वाली बात है। अभी भी अगर सरकार जाग जाए तो शायद कुछ चीज़ों से पर हम अंकुश लगा सकते हैं। हाँ, दुष्यंत ने कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आरन अभियान के माध्यम से इतने सीरियस इशू पर आपने जो बातें रखी बुलाई और हम लोगों ने अपने समझ के आधार पर जो बातें कही, हम लोगों का उद्देश्य इस सरकार को सचेत करना और बिहार के जनता को भी वास्तविक स्थिति से अवगत कराना है, ताकि इस सरकार के भुलावे में ना आ सकें, अपनी तैयारी जोरदार करें और इस सरकार पर दबाव भी बनाएं ताकि उनके ज़िंदगी को समुची ढंग से मैंने देख रेख किया जा सके। बिल्कुल रंजीव जी, सरकार की सारी बातें तो आपने कर दी। एक अंतिम प्रतिक्रिया में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को और उन लोगों को जो गांव जो नदियों के नज़दीक रह रहे हैं उनको एक संदेश भी आप दें कि कैसे वो बच सकते हैं और कैसे उन्हें अलर्ट रहना चाहिए इन चीज़ों से। नहीं, एक तो मैं मानता हूं कि नदियों के किनारे रहने वाले लोग नदियों का स्वभाव जानते हैं, लेकिन चूंकि अभी क्लाइमेट चेंज का ज़माना है, इसमें नदियों का स्वभाव अचानक बदल सकता है जी। तो अब ये अपने ज़िले के प्रभाग से कहते हैं, हर ज़िले में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, ज़िले डिस्ट्रिक्ट में है, उसका इंचार्ज कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर पर ये दबाव बनाएं और वो हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। इस लोकतंत्र में जनता अगर सजग नहीं है तो जनता को उसका खमियाजा झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत संपन्न लोकतंत्र के लोग नहीं, हम बीच वाले लोकतंत्र के लोग हैं। अभी वो भुरभुरी स्थिति में जैसे हिमालय की स्थिति है। तो जनता सचेत रहें, जनता नदियों के किनारे रहती है, वो जानती है, और जनता को संगठित होना होगा, इन सवालों पर सोचना होगा कि हम क्या समाधान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल रंजीत जी, सही कहा आपने। तो हमारा मकसद कतई ये नहीं कि आपको हम डरा रहे हैं इन तस्वीरों को दिखाकर, इन भयावह दृश्यों को दिखाकर। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि आप सचेत हों, सरकार सचेत हो, ताकि ऐसी तस्वीर जो 2008 में हमने देखी थी वो दोबारा हम ना देखें। कमलेश जी आप आए, आपने चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रंजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात हमारे सामने रखी है। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.rntv.co.in।